अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अंसर, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, मेरे सामने ये एक फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है और उसका सब्जेक्टिव पोर्शन हम आज डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के हवाले से पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आपने सब्जेक्टिव पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ये 9th क्लास आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका ये एक मॉडल पेपर है जो कि सॉल्व है। सॉल्व मॉडल पेपर को डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा कि ये बोर्ड की तरफ से एक तरह से हमें पता चल जाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली कितनी लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस में आ जाती है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक कॉम्प्रीहेंशन और समरी वाला क्वेश्चन होता है। तो लिखा हुआ जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। तो हमें क्या करना है जी कि ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है और उसके बाद फिर इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं और इसके साथ साथ हमने समरी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 about summary, writing is compulsory, carrying 6 marks, while the rest of the questions carry 3 marks each। यानी कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कितने हैं, हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको सामने क्लियर लिखा हुआ है, 6 + 4 × 3 × 8 = 18। तो 6 वाला क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स वाला, ये समरी और उसका टाइटल बन जाएगा। और इसके अलावा 4 क्वेश्चंस हैं जिनके 3 मार्क्स हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से हमें 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है समरी के अलावा। तो ये देखिए आपके सामने पैसेज है, द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पाइवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। पूरा पैराग्राफ है आपके सामने, इसको आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इसको दोबारा से रीड करेंगे और रीड करते हुए हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे, यानी कि अंडरलाइन कर सकेंगे। और उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है, समरी। समरी कैसे लिखेंगे? समरी होती है शॉर्ट फॉर्म। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि समरी की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसकी लेंथ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल होगी। 1/3 ऑफ द ओरिजिनल से क्या मुराद है कि अगर ओरिजिनल ये जो टेक्स्ट है इसके अगर वर्ड्स फॉर एग्जांपल 200 हैं, तो 1/3 उसका जो है वो 66 बनता है। और अगर ये 250 हैं तो उस लिहाज से इसका 1/3 जो है वो 80 समथिंग बन जाएगा। यानी हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उतना 1/3 होगा। तो अब कितने वर्ड्स इसके होंगे, इसका आसान सा तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप पहली लाइन के वर्ड्स को गिन लें और उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ़ लाइन से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि मेरे पास अभी कितनी लाइन्स है, पहली जो लाइन है इसमें मैं वर्ड गिनता हूँ, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स बन रहे हैं। और लाइंस गिन लेते हैं तो 3 और इस पहले पैराग्राफ में हो गई और दूसरे पैराग्राफ में 4 हो गई, 7 तीसरे में 2 हो गई, 9 चौथे पैराग्राफ में भी 4 हैं तो ये 13 और पाँचवें में पैराग्राफ में 5 लाइंस हैं तो ये 18। और बाकी जो छोटी छोटी लाइंस हैं इनको मिला के 19 लाइन समझ लें। और रफली क्या हो गया जी, 15 × 19। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको इसका आंसर आ जाएगा अबाउट 300 से कम बनता है, 280 बनता है। तो इस 280 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो इसका आंसर भी आपको बआसानी मिल जाएगा। ये अबाउट 90 वर्ड्स बनते हैं, 92 95 तक वर्ड्स बनते हैं। तो अभी आपका जो समरी का पैराग्राफ है वो 90 से लेकर 100 वर्ड्स तक बन सकता है। 4-5 वर्ड ज़्यादा या कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात समरी के हवाले से कि समरी कैसे लिखनी है, आपने पूरी डिटेल नहीं लिखनी होगी, बल्कि उस समरी करते हुए उस जो भी टॉपिक है, जो भी पैराग्राफ है, उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी वर्डिंग में, सेल्फ वर्डिंग में बयान करना है। आप बुक की वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, यानी पैराग्राफ जो गिवन पैराग्राफ है उसकी वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, एग्जैक्टली उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे उसी चीज़ को। आपने एक्स्ट्रा चीज़ों की डिटेल नहीं लिखनी, एग्जांपल्स जैसे दी होती हैं वो नहीं लिखनी। इसके अलावा जो रिपीटेड चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना है।
फिर इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, फिगर है, न्यूमरल डाटा है, आप उसको भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका जो पर्पस है वो लिख देंगे और इस तरह से आप अपनी समरी तैयार कर लेंगे। अगर समरी तैयार करना मुश्किल लग रही है तो एक रफ़ ड्राफ्ट की हेडिंग बनाएंगे और उस हेडिंग में आप रफ़ ड्राफ्ट यानी कि अपना एक रफली एक वर्क कर लेंगे। उसके बाद फिर उसके वर्ड्स को गिन लेंगे और अगर बिलफर्ज वर्ड्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को काट दें और अगर वर्ड्स कम है तो थोड़ा सा ऐड कर लें और वो आप उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट की हेडिंग देंगे और वो फाइनल ड्राफ्ट में जो आप समरी लिखेंगे वो आपकी फाइनल समरी होगी। इसके साथ साथ टाइटल है, तो टाइटल को भी आप अच्छा लिखें। पहले समरी से पहले ऊपर टाइटल की हेडिंग देंगे और उसके बाद जो टाइटल है उसको मार्कर से लिखेंगे। टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, 1 2 3 वर्ड्स का ठीक रहेगा। अब जैसे ये हमारे सामने द इंटायर जर्नी वाला पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो टाइटल उन्होंने लिख दिया कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली यही नाम जो है वो आपकी बोर्ड की बुक में भी मौजूद है। आप लिख सकते हैं या इसका नया कोई पैसेज डालें, सेवियर ऑफ पाकिस्तान, या आप कह लें कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, विजन ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आप बना सकते हैं टाइटल। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन वन समरी जो है उसमें देखें तो कितनी लाइंस हैं। अगर हमारी वहाँ पे लाइंस थी 18 19, तो अभी देखते हैं कि समरी की लाइंस कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6.5 लाइंस हैं जो कि एग्जैक्टली 1/3 बनता है 19 का। तो अब देख लें कि इस तरह से आप समरी तैयार करेंगे। समरी की वर्डिंग, कायद आज़म स्ट्रगल्ड हार्ड टू अचीव अ सेपरेट होमलैंड ऑफ मुस्लिम्स as he had a vision of their separate identity in terms of religion, culture, civilization, language, values, moral codes, traditions, and ambitions, etc. He had firm belief that we can solve our problems only by following the Islamic principles. At present, we have forgotten Qaid's message and we are facing many challenges. We can overcome our problems by following Qaid's motto, unity, faith, and discipline. We can pave our way to success by following his advice to work, work, and work. आप गौर करें तो उनकी जो सेइंग्स हैं उनको लिखा गया है और इसके अलावा जो उनका कहने का मकसद है हमने उसको बयान किया है अपनी अपनी वर्डिंग में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर टू है जी, पॉइंट आउट द कायद्स एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी एज मैंशनड इन द पैसेज। अब पैसेज में कायद अज़म की एडहेरेंस मतलब अटैचमेंट, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से कहाँ मिलती है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं और उसको भी सेल्फ वर्डिंग में आंसर देंगे। जैसे लिखा हुआ है, कायज एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ मैंशनड इन द पैसेज एज Pakistan came into being for Muslims to lead their lives according to the Islamic principles। तो यही बात कि पाकिस्तान माज़ वजूद में आया क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। एज इन हिज पैसेज message, Qaid said Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually। तो इस तरह से आप 3 मार्क्स का आंसर अबाउट 40 50 वर्ड्स में लिख सकते हैं। 50 से थोड़ा सा अबव वर्ड्स बन रहे हैं लेकिन आप 50 वर्ड्स तक ही कन्फाइन करें अपने आप को। हाउ डज द काइड्स व्यू ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। तो ये इसका आंसर भी पैराग्राफ में मौजूद है। Ikai's view of ideology of Pakistan is based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their political and national identity will be strongly resisted. This ideology serves as a pivot for the Muslim unity and the oneness as a nation। तो इस तरह से आप इसका आंसर बआसानी कर सकते हैं। हमने लिखा है कि एग्जैक्टली वर्ड नहीं है जो कि पैराग्राफ से लिया गया है, लेकिन ये कि उसकी वर्डिंग को सेल्फ वर्डिंग में बयान किया गया है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर करना है। आपके सामने 3 4 5 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन टोटल हैं, जिनमें से एक तो समरी वाला है, बाकी 6 रह गए। 6 में से 4 करने होंगे, 2 के बाद आपकी चॉइस है। लेकिन कोशिश की करें कि इसकी चॉइस ना आप करें यूटिलाइज़, आप सब क्वेश्चन के आंसर करें, फिर उसके बाद एग्जामिनर देखेगा जो बेस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उसको गिनने का और जो लेस मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको नहीं गिनेगा। क्वेश्चन नंबर 3,
पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास। हमने पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है? स्टूडेंट्स ये समझते हैं शायद कि पैराफ्रेजिंग में रेफरेंस भी होगा, कॉन्टेक्स्ट भी होगा, कुछ टीचर्स भी स्कूल के इस तरह से काम कर रहे होते हैं इसी पैसेज पे। हालांकि ये तरीका नहीं है, आपने डायरेक्टली इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग से क्या मुराद है कि इसको प्रोज की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे लिखा हुआ है कि माई लिटिल हॉर्स हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो इसमें एक सिचुएशन बयान की गई है कि जो उसका घोड़ा है वो इसको बड़ा स्ट्रेंज समझ रहा है कि मैं रुक गया हूँ, हालांकि यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, बट वुड्स हैं और फ्रोज़न लेक है, तो यहाँ पे डार्केस्ट इवनिंग है, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो माई हॉर्स मस्ट थिंक इट्स स्ट्रेंज टू स्टॉप हेयर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक इन अ डार्क इवनिंग एज नॉर्मली देयर इज़ नो स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस। तो आपके सामने इसको सिंपल वर्डिंग में लिख दिया गया है और स्ट्रेट प्रोज वर्डिंग में इसको चेंज कर दिया गया है। यही रिक्वायरमेंट है बोर्ड की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड वालों ने खुद से की भेज दी है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना, सिर्फ इसी बोर्ड की को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर, अब देखें 3 का पार्ट 2 है और के साथ है, तो आपने इसको अटैम्प्ट नहीं करना, एक को अटैम्प्ट करें, दो को अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। और द डे इज़ कोल्ड एंड डार्क एंड ड्रेरी, इट रेन्स एंड विंड इज नेवर वेरी। ये बलूचिस्तान बुक्स से ले एक्सट्रैक्ट किया गया है गालिबन। तो आपको एक ही करना है, क्योंकि तो आप डायरेक्टली इसी को अटैम्प्ट करेंगे जो आपकी बुक से इजीली आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको पैराफ्रेजिंग कर देंगे। बी पोर्शन में लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो अब ये स्टैंजा जो भी उसने कहा है वो लिखा हुआ है, उसके साथ ये रिलेट कर रहा है। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड द नेक्स्ट नाइट। तो अच्छा खैर, ये बी पोर्शन इसका है। ए पैराफ्रेजिंग था ना, तो बी पोर्शन जो है उसमें क्वेश्चन आंसर है। इसमें भी और है, चॉइस है, तो आप अपने वाले पैराग्राफ जो ऐसा पैराग्राफ जो आप सॉरी स्ट्रेंथ जो आपकी बुक से लिया गया उसको फॉलो करते हैं। फॉर ऑफ when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। आपके सामने देखें जी कि उसने डेफिनेट्स का स्टैंजा ले लिया। बड़ा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान तरीका है। आप कैसे करेंगे, लाइन को पढ़ेंगे, उसका आखिरी वर्ड पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है फॉर ऑफ ऑफन व्हेन माई ऑन माई कोच आई लाई, तो आखिरी वर्ड लाए है। तो अब देखते हैं कि इसको हम क्या नाम देते हैं। इसको हम ए का नाम दे देते हैं ABC में। और सेकंड लाइन का आखिरी वर्ड लिखा है मूड। अब पढ़ने में ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए यानी कि ए से या फर्स्ट लाइन के आखिरी वर्ड से डिफरेंट है, इसलिए इसको हम ए की बजाय बी कह देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। तो ये ए और बी में से किसके करीब है? ऑब्वियसली एक जैसा ही है ना, तो इसको भी हम ए लिख देंगे। विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड और मूड भी राइम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सॉलिट्यूड को बी लिख देंगे। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। ये अपनी ही जैसी एंडिंग है, मतलब ना बी है ना सी है, सॉरी ए है ना बी है, तो ये सी हो जाएगा, फिल्स और डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई ऑफ द पोएट। आंसर लिखा हुआ है, द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन इन द इनवर्ड आई ऑफ द पोएट। जो उसके अंदर की आंख है, जो उसके दिल की आंख है, ये उसके करीब है कि ये जो उसने मंजर देखा था वो बड़ा खूबसूरत था, जिसमें फूल जो है वो डांस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स पेंसिव थॉटफुल सॉलिट्यूड लॉनलेस। तो इस तरह से ये आपको मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं, 1+1 की फॉर्म में। आप आसानी इसमें से नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which poetic device has been used in the last line of the stanza? तो personification इस्तेमाल हुई है लास्ट लाइन में. His heart dances with the daffodils. Obviously daffodils cannot dance, and heart is also unable to dance. Obviously ये ह्यूमन बीइंग है जो डांस करते हैं, लेकिन ये नॉन ह्यूमन थिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे. How does the poet enjoy the company of daffodils? It is also simply answerable. तो आप इसको आंसर कर सकते हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. अच्छा बच्चों, इसमें मैं आपको पहले बता दिया कि ये खैर इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आप सारे क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन. अच्छा जी, ये पैसिव वाइज करना है, एक्टिव को पैसिव बनाना है, बड़ा आसान है, क्योंकि पहले काफ़ी टफ था कि जिसमें हम डिफरेंट सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे, काफ़ी टफ था. ये थोड़ा इजी हो गया है. आपने इसको जस्ट ये देखना है कि एक तो इसको री राइट लिख करना है, दोबारा से लिखना है, इसके ऊपर ही नहीं फिल कर देना, इसको दोबारा से लिखना है, ना ही हमने सिर्फ आंसर लिखने हैं. पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद फिर इसका देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, और वर्ब के साथ इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे. पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और इसी तरह से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, और ये पैसिव वॉइस के मार्क्स मुफ्त के 5 नंबर को मिल जाएंगे. जैसे कि टेक लिखा हुआ इसका टेकन हो जाएगा, सेपरेट लिखा हुआ इसका सेपरेटेड हो जाएगा, पुट का पुट ही रहता है, थर्ड फॉर्म में पुट होती है, ऐड का एडिड हो जाएगा, रिमूव का रिमूव्ड हो जाएगा. तो इस तरह से इसके पैसिव फॉर्म में आ जाएगा. आपने सिर्फ करना क्या है कि थर्ड फॉर्म से रिप्लेस कर दें इसको, बाकी वैसे के वैसे लिख दें, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है जी बी पोर्शन है, यूज़ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो आपने बताना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी एंडिंग होगा, पास्ट पार्टिसिपल के लिए वो थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की. व्हेन आई एम टायर्ड आई एंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. उसके बाद है, आई एम नॉट इन अ हरी, आई डोंट माइंड वेटिंग, तो यहाँ ये जेरेंट है वेटिंग. और उसके बाद फिर लेकिन इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिया गया है, मतलब वेट को वेटिंग में चेंज किया गया ना. जैसे वॉच को वॉचिंग में करना था, गो को गोइंग में कर देंगे, बाग को बाकिंग में, इसी तरह से मिस को मिसिंग में, ईट इसको ईटन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेयर आर द क्लोथ्स हैव यू ईटन देम, सॉरी वेयर आर द चॉकलेट्स हैव यू. तो हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है. हाउ इज़ योर न्यू जॉब, आर यू इन्जॉइंग इट, तो ये अगेन इन्जॉइंग इंतज़ार करना, तो उस सेंस में आईएनजी एंडिंग इसको कर देंगे. आगे पंक्चुएशन है. पंक्चुएशन इतना इजी भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो पहले आप समझें सेंस क्या कन्वे की जा रही है, उस लिहाज से पंक्चुएशन मार्क्स हम पुट कर देंगे. जैसे लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड आई कैन हेल्प यू, आई डोंट लाइक द वन सेड आयशा. तो अब इसको हम करते हैं चेंज, लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड, और ही सेड के बाद ये कॉमा आएगा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है कि आई कांट हेल्प यू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो जाएंगे, और साथ में उसी लिखा हुआ है आई डोंट लाइक दिस वन सेड आयशा. तो आयशा ने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक दिस वन भी उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है, और उसके बाद सेड आयशा लिख दिया गया कि ये उसकी वर्डिंग है. तो पंक्चुएशन बहुत एक डिटेल चीज़ है, इसके ऊपर काफ़ी आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. यूट्यूब पे जो चैनल है उसमें ये लेक्चर्स मौजूद हैं. ये नीचे लिखा हुआ है, लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड आई कांट हेल्प यू, आई डोंट लाइक दिस वन एंड सेड आयशा. पंक्चुएटेड फॉर्म में आ गया. आगे नेक्स्ट ही क्वेश्चन 5 है, राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कॉम्पिटिशन. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स आप आसानी ले सकते हैं. टू लिखना होता है, फ्रॉम लिखना होता है, और सॉरी पहले फ्रॉम लिखा हुआ है इसने, फिर टू लिखा हुआ है, दोनों तरीके चल रहे हैं. आप पहले फ्रॉम भी लिख सकते हैं, आप पहले टू भी लिख सकते हैं. उसके बाद फिर सब्जेक्ट है,
उसके बाद आपका नेक्स्ट बॉडी है इसकी लेटर की, और उसके बाद एंडिंग पार्ट है योर्स लविंगली या योर्स ट्रूली और XYZ। ठीक है जी, ये एक ईमेल थी। और इसमें चॉइस है, आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ब्रदर्स मैरिज की लिखनी है आपने, प्रिंसिपल के नाम उस पर छुट्टी मांगनी चाहिए आपको, लीव फॉर 2 days। तो इस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, फॉर्मेट लिखा हुआ है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें क्या है कि 2 पैराग्राफ है, उनमें से एक पैराग्राफ चूज़ करेंगे आप। गुड मैनर्स भी है और दूसरा ग्रीन पाकिस्तान है। तो बार पैराग्राफ की लेंथ 100 to 120 वर्ड्स होनी चाहिए, ये आप सामने लिखी हुई है। और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से भी पैराग्राफ मौजूद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ट्रांसलेशन है इंग्लिश से उर्दू में। और इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते हैं तो डायलॉग लिखेंगे। पैराग्राफ है जी कि उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बट इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, लेकिन ये जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो जो उसकी फॉर्मल ज़ुबान है वो इंग्लिश है। This language is important in a sense that books on modern branches of knowledge are written in it. तो नया नॉलेज इसी ज़बान में है। In a country an English speaker is regarded as scholar। तो हमारे मुल्क में जो ज़्यादा अंग्रेज़ी में लिखता है तो लगता है ऐसे जैसे कि वो एक स्कॉलर है, बहुत पढ़ा लिखा शख्स है। For going abroad English language learning is necessary। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बाहर जाने के लिए भी इस लैंग्वेज के ऊपर स्किल्स हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आप इसके तर्जमा अगर आप एग्जैक्टली नहीं भी करते, वर्ड टू वर्ड नहीं भी करते, लेकिन सेंस कन्वे कर देते हैं तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसका तर्जमा नहीं आता और आप उसमें अंदाज़ा लगा कर रहे हैं तो बेहतर है आप डायलॉग वाला क्वेश्चन जो है उसको अटेंड कर लें। तो डायलॉग का क्वेश्चन, उसमें 8 सेट ऑफ डायलॉग्स कम से कम होने चाहिए, ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। यानी कि दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो डायलॉग हैं कम से कम उनका 8 सेट्स होने चाहिए, अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़ के अलावा। जी देखते हैं डायलॉग लिखा हुआ। ये डायलॉग आयशा एंड फरहान आर सिबलिंग्स, सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। While going to school, they are having a dialogue on merits and demerits of use of mobile phone। तो फ़ायदे और नुकसान जो मोबाइल फ़ोन के हैं उसके ऊपर ये डायलॉग है। तो फ्रॉम फरहान लिखता जी, हेलो आयशा, हैव यू सीन माई न्यू मोबाइल फ़ोन, फादर गिफ्टेड इट टू मी लास्ट नाइट। तो ये उसने कह रहा जी क्या तुमने देखा है मेरे फादर ने जो गिफ्ट किया था फ़ोन। तो बहरहाल ये स्टार्टिंग है और उसमें जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इसका डायलॉग का एंडिंग आ जाएगी। और एक बात ख्याल रखें कि जो डायलॉग है उसके बाद कॉलन आता है, कॉलन के बाद फिर डायलॉग स्टार्ट होता है, इसकी पंक्चुएशन का भी ख्याल रखिएगा। और डायलॉग में क्या होता है कि डिस्कशन हो रही होती है किसी भी टॉपिक की, उसके रेलिवेंट आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा डायलॉग का टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे। बल्कि यानी कि जो कोशिश करेंगे कि जो भी मतलब टॉपिक मिला हुआ है उसको अकॉर्डिंगली डील करें। तो इस तरह से आप डायलॉग कर सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन में ग्रिप अच्छी है तो ट्रांसलेशन करें, अदरवाइज़ पे डायलॉग करें। और अगर दोनों करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई एक चेक कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ जो कुछ मैंने बताया है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं कुछ बात समझ आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ूंगा और उसको आंसर भी करूँगा। मैं तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।